एरोल एक युवा लड़का है जो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है, जहां हर किसी को उनकी देवी द्वारा दिए गए वर्ग के रूप में एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह वर्ग तय करता है कि वे बड़े होने पर क्या बनेंगे, और यह उन्हें 10 साल की उम्र में बताया जाता है। आज एरोल का बड़ा दिन है क्योंकि वह अभी 10 साल का हुआ है और उसे एक नया वर्ग सौंपा जाएगा। उसके माता पिता और उसकी बहन इस संभावना से उत्साहित हैं, यह कल्पना करते हुए कि एरोल को किस तरह का शानदार वर्ग मिलेगा, लेकिन वह खुद इस पूरे सिस्टम में रुचि नहीं दिखाता। नाश्ता करने के बाद वे सभी जल्दी से चर्च की ओर बढ़ते हैं, जहां एक पादरी एक वेदी के पास खड़ा है, नाबालिग लड़कों को छूते हुए, जो शायद हर दुनिया में एक सामान्य बात है। वह प्रत्येक बच्चे को बताना शुरू करता है कि उनका वर्ग क्या होगा, जैसे कुछ लोहार बनते हैं और कुछ रसोइये। एरोल की बहन उसे बताती है कि वर्ग भी इस बात से प्रभावित होते हैं कि उसके माता पिता के वर्ग क्या है, इसलिए उसे शायद कुछ वास्तव में शानदार मिलेगा। जब एरोल का नंबर आता है, वह पादरी के पास जाता है, जबकि सभी लोग उत्सुकता से आपस में यह चर्चा करने लगते हैं कि इस बच्चे को किस तरह का पौराणिक वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ एक तलवार संत है और उसके पिता एक तलवार महाशक्तिशाली जादूगर। पादरी खुद एक और लड़के को छूने के अवसर पर उत्साहित है, लेकिन जब वह एरोल के माथे को छूता है तो यह उसे भ्रमित कर देता है, क्योंकि कुछ नहीं होता। वह अंततः एरोल की ओर दया से देखता है और उसे बताता है कि वह बिना वर्ग के पैदा हुआ था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एरोल के माता पिता उसकी आत्मा को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, यह बताकर कि उसे नौकरी पाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह हमेशा उनके बेसमेंट में हमेशा के लिए रह सकता है। लेकिन एरोल वास्तव में अपनी चिंता नहीं कर रहा है। वह अपने परिवार को बताता है कि वह उदास नहीं है, यह दावा करते हुए कि वह तब से तलवारबाजी की कला का अभ्यास कर रहा है जब से वह एक बच्चा था। वह दिन रात अपने कौशल को निखार रहा है और निश्चित रूप से उसके लिए तलवारबाज वर्ग पाने पर आगे बढ़ना बहुत आसान होता। लेकिन इसके बिना भी वह अपनी माँ के साथ किए गए कठिन प्रशिक्षण के आधार पर दुनिया में अपना रास्ता बना सकता है। उसका परिवार इस पर राहत महसूस करता है, जबकि वह कुछ समय अकेले बिताने के लिए चलता है। जब वह प्रशिक्षण मैदान से आने वाली शोर की आवाज सुनता है, वहां वह देखता है कि दो लड़के एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, और भले ही उनकी बुनियाद कमजोर लगती है, बस तलवारबाज वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त करना उन्हें सक्षम योद्धा बना देता है। वे एरोल को उन्हें देखते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों खड़ा है। एरोल जवाब देता है कि वह यहाँ अभ्यास करने आया है, जिससे वे हंसते हैं। वे दावा करते हैं कि एक वर्गीय लड़का कभी एक असली तलवारबाज के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं एक दूसरे पर अपने तलवारों से वार करके। हालांकि एरोल प्रभावित नहीं होता और पूछता है कि क्या वे उसके साथ मुकाबला करना चाहेंगे। लड़के सोचते हैं कि एरोल मजाक कर रहा है, लेकिन एक मैच के लिए सहमत होते हैं। हालांकि मैच शुरू होने से पहले लड़का एरोल से पूछता है कि क्या उसके पास कम से कम दिव्य सुरक्षा है। वर्गों के विपरीत, हर कोई जन्म से ही दिव्य सुरक्षा के साथ पैदा होता है, जो एक बाधा की तरह होती है जो उन्हें नुकसान से बचाती है, लेकिन यह समाप्त हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तोड़ी जा सकती है जो उनसे बहुत मजबूत हो। एरोल सिर हिलाता है कि उसके पास सुरक्षा है, जिसका मतलब है कि लड़का अब उसे मारने के डर के बिना पूरी ताकत से हमला कर सकता है। हालांकि एरोल उसे बताता है कि उसे ऐसे लड़कों को हराने के लिए दिव्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिससे लड़का गुस्से में आ जाता है और एरोल की ओर दौड़ता है और अपनी तलवार को जोर से घुमाता है। एरोल आसानी से हमले को रोकने में सफल होता है, जो उस लड़के को चौंका देता है जो उसके खिलाफ अपनी तलवारें बेतरतीब से घुमाने लगता है। लेकिन एरोल हर एक हमले को रोकने और परावर्तित करने में सफल होता है। लड़का निराश होने लगता है और उसका दोस्त पीछे से एरोल को गिराने के लिए कूदता है, लेकिन वह बहुत तेज है और समय पर रास्ते से कूद जाता है। उसे एहसास होता है कि अपनी माँ की तुलना में ये लड़के उसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए दो बनाम एक मुकाबला बेहतर हो सकता है। इसके साथ वह उनकी ओर दौड़ता है और एक लड़के को ठोकर मारकर चित्त कर देता है, जबकि दूसरा लड़का अपने दोस्त पर ठोकर खाकर संतुलन खो देता है और गिर जाता है। वे दोनों हारने वाले की तरह अन्याय के बारे में रोने लगते हैं, जब अचानक एक लाल बालों वाला लड़का रिंग में प्रवेश करता है और दोनों मूर्खों से कहता है कि वे अपने मुंह बंद करें, जैसे कि यह एक युद्धभूमि है, वे पहले ही मर चुके होते। एरोल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन लाल बालों वाला लड़का उसे जानता है, क्योंकि वह सीधे उसके पास आता है और उसे एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। वह दावा करता है कि एरोल केवल इन दो चंपों को हराने में सफल हुआ क्योंकि उसके पास अपनी माँ तलवार संत से कुछ अंतर्निहित क्षमता है, लेकिन चूंकि वह एक वर्गहीन लूजर है, वह कभी भी किसी वर्ग वाले के सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। लाल बालों वाला लड़का अंततः उन्हें बताता है कि वह कप्तान इवांस का बेटा है, जो गांव के रक्षकों का नेता है। एरोल को अचानक कप्तान याद आता है, जब वह उसकी माँ से मदद मांगने आया था, लेकिन लड़का उस मजबूत आदमी से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है जिसे उसने देखा था। लड़का चिल्लाता है कि एरोल की माँ हमेशा सबसे मजबूत मानी जाती है, भले ही उसके पिता भी एक विशेषज्ञ तलवारबाज हैं। इसलिए अंततः यह दिखाने के लिए कि किसका परिवार बेहतर है, वह एरोल को एक लड़ाई में हराने जा रहा है। वे दोनों अपनी अपनी स्थिति लेते हैं और अंततः मैच शुरू होता है। लाल बालों वाला लड़का तुरंत हमले को दबाता है, जितनी जल्दी हो सके जीतने वाला वार करने की कोशिश करते हुए, लेकिन एरोल अपनी माँ के साथ हमेशा से अभ्यास कर रहा है और उसकी रक्षा बहुत मजबूत है। उनकी गति प्रभावशाली है, क्योंकि वे प्रशिक्षण मैदान में एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे दोनों लड़के जमीन पर स्तुन्नित रह जाते हैं।
एरोल को एहसास होता है कि भले ही लाल बालों वाला लड़का अन्य दो मूर्खों से कहीं अधिक मजबूत है, वह अपनी गुस्से का उपयोग करके लड़ रहा है जो उसे लापरवाह बना रहा है। एरोल एक अवसर की तलाश करने की कोशिश करता है इससे पहले कि वह लंगड़ाते हुए अंदर कूदे, लेकिन लाल बालों वाला लड़का इसके लिए तैयार है और अपनी विशेष हवाई वार का उपयोग करता है। एरोल एक को रोकने में सफल होता है, लेकिन दूसरा उसके सीने में लगता है। कुछ दिन बीत चुके हैं उस हार के बाद, लेकिन एरोल के अंदर एक नई आग जल उठी है। वह अपने तलवार के साथ जंगल में जाता है और एक डमी लक्ष्य पर अपने दम पर अभ्यास करना शुरू करता है और अनगिनत प्रयासों के बाद वह अंततः झाड़ियों से, लेकिन यह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एरोल मुड़ता है, अपनी जुड़वा वार तकनीक को छोड़ता है जो तुरंत गोब्लिन को जमीन पर गिरा देती है। वह अपनी नई सीखी हुई तकनीक के बारे में उत्साहित महसूस करता है तब अचानक जंगल के भीतर से एक विशाल गर्जना निकलती है जो एरोल को हिला देती है। वह तुरंत गांव लौटने और रक्षकों को चेतावनी देने का फैसला करता है, लेकिन वह एक लड़के की चीख भी सुनता है जो उसे रोक देता है। उसे एहसास होता है कि लड़का मुसीबत में हो सकता है और जब तक रक्षक पहुंचते हैं तब बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वह खुद जंगल में जाने का फैसला करता है। वह थोड़ी देर चुपचाप चलता है जब वह अंततः एक घायल लड़के को देखता है जो वही लाल बालों वाला लड़का निकलता है जिसने उसे प्रशिक्षण में हराया था। लड़का पूरी तरह से पीटा हुआ लगता है क्योंकि वह अपने शरीर से खून बहा रहा है, अपने दुश्मन की ओर तलवार उठाए हुए जो एक विशाल हॉबगोब्लिन निकलता है। एरोल ने भी कभी असली में एक नहीं देखा है क्योंकि वे कभी गांव के पास नहीं आते। वह सोचता है कि क्या उसे मदद के लिए भागना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या वह उस राक्षस को हराने के लिए मजबूत है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वह छोड़ देता है तो लाल बालों वाला लड़का निश्चित रूप से मर जाएगा। एरोल अंततः अपना मन बना लेता है और हॉगोब्लिन के पीछे छिप जाता है और ठीक उस समय जब राक्षस लाल बालों वाले लड़के को खत्म करने वाला होता है, एरोल एक मजबूत जुड़वा वार को छोड़ता है जो गोब्लिन को काटता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। लड़का हॉगोब्लिन को जमीन पर मृत देखकर चौंक जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह इस तथ्य से चौंक जाता है कि एरोल ने एक ऐसा हमला किया जो उसने केवल वर्षों के प्रशिक्षण और अपने वर्ग से मिले बढ़ावा के बाद सीखा था। एरोल लड़के को ठीक होने के लिए कुछ पवित्र पानी देता है और तुरंत बाद लड़का एरोल से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, और एरोल जवाब देता है कि उसके हमले का किसी वर्ग होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी जो पर्याप्त कौशल, गति और शक्ति रखता है उसे दोहरा सकता है। वह समझाता है कि पहले अपने जुड़वा वार के खिलाफ हारने के बाद एरोल ने इसे ध्यान से विश्लेषण किया और बार बार अभ्यास किया ताकि मूल बातें समझ। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक ही समय में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। लड़के के आश्चर्य के लिए न केवल एरोल ने उसकी वार को सफलतापूर्वक रोकने में सफल रहा, बल्कि उसने एक तीसरी वार भी जोड़ी जो लड़के को हिट करती है और उसे जमीन पर गिरा देती। कप्तान का बेटा क्रोधित है, लेकिन एरोल समझाता है कि वह किसी भी कौशल से बंधा नहीं है जो सीमाएं है, इसलिए उसकी केवल सीमा उसकी शक्ति और कौशल है, जिसका मतलब है कि यदि वह पर्याप्त अच्छा है तो वह जितनी चाहे उतनी बार जोड़ सकता है। लड़का फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक और तेज लड़ाई में शामिल होता है, लेकिन इस बार फिर से उसे तीसरी बार से हिट किया जाता है जो पहले से अधिक मजबूत होती है। वह फिर से जमीन पर गिर जाता है जबकि एरोल विजय का दावा करता है। उस दिन से 5 पूरे साल बीत जाते हैं और एरोल ब्रेस्तिया की यात्रा पर जाने का फैसला करता है, जो तलवारबाजी के लिए जाना जाने वाला राज्य है। उसकी माँ और कप्तान इवांस दोनों ने ब्रेस्तिया से प्रशिक्षण लिया है और एरोल सबसे अच्छे बनने की इच्छा रखता है। सर्वश्रेष्ठ की तरह अपनी यात्रा के दौरान वह कुछ अजनबियों के साथ होता है, जिनमें से 2 उच्च स्तर के तलवारबाज हैं। आदमी के पास बर्बर वर्ग है, जबकि महिला को उसके द्वंद्व विल्डिंग वर्ग के लिए जाना जाता है। वे दोनों भी ब्रेस्तिया में अपने कौशल को निखारना चाहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं और हमेशा एक दूसरे के गले में हैं। गाड़ी चलाने वाला उन्हें बताता है कि वे सभी एक ही स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन आदमी बहुत अधिक पुरुषवादी है और महिला को रसोई में वापस भेजना चाहता है, इससे पहले कि वे बहस कर सके। द cart driver tells them to settle down as all of them are going to the same location. But the man is too much of a misogynist and wants to send the woman back to the kitchen. Therefore, they can argue. उनकी जान के साथ छोड़ने के इरादे के बिना गाड़ी में 2 बच्चे डर जाते हैं और बर्बर आदमी से उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन बर्बर अपने नाम के अनुसार एक पूरी तरह से बेवकूफ और कायर है, जो दावा करता है कि वह किसी और के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है और भागने से पहले गाड़ी से कूद जाता है। महिला उसका पीछा करती है, यह दावा करते हुए कि इस दुनिया में हर कोई अपने लिए है। गाड़ी के चालक को चिंता होती है, यह सोचते हुए कि क्या वह अपने गाड़ी और यात्रियों के साथ भीड़ से आगे निकल सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, एरोल बिना एक शब्द कहे गाड़ी से उतरता है और राक्षसों की ओर बढ़ता है। चालक उसे पीछे हटने और अपनी जान के लिए भागने के लिए कहता है, लेकिन एरोल उसे नजरअंदाज कर देता है और पहले ओर्क की ओर दौड़ता है और उसे दिल में छुरा घोंपता है। चालक उसकी अद्भुत गति और सटीकता से चकित है, जबकि एरोल बस तात्कालिक संचार का उपयोग करता है
और ओर्क के सामने गायब और प्रकट होता रहता है। हालांकि दुर्भाग्य से वह चारों से ओर्कों से घिर जाता है, जिसका मतलब है कि वह वास्तव में अपनी डैश कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन चालक के आश्चर्य के लिए एरोल एक प्रसिद्ध चाल का उपयोग करता है जिसे ब्रेक डांस कहा जाता है, जहां वह एक बेवकूफ की तरह घूमता है और सभी को एक साथ काटता है। गाड़ी का चालक यह नहीं समझता कि एरोल उस कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है, क्योंकि यह केवल तलवार राजकुमारी वर्ग के तलवारबाजों द्वारा उपयोग किया जाता है और वे हमेशा महिलाएं होती हैं। हालांकि एरोल लिंग मानदंडों से बंधा नहीं है, क्योंकि वह एलजीएचडीबी समुदाय का हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए वह ओर्क नेता की ओर दौड़ता है, उसके हमले को कुशलता से दोगुनी करता है और उसके ऊपर कूदता है और अपनी तलवार को ओर्क के खोपड़ी में गहराई से डालता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। वह अंततः चकित चालक की ओर लौटता है और उसे बताता है कि वो ब्रेस्टिया की यात्रा जारी रखे, जबकि बच्चों में से एक पूछता है कि वह किस वर्ग का है। वह बस जवाब देता है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है, जो सभी को पूरी तरह से चौंका देता है। उसे याद है कि 5 साल पहले जब उसने अपनी माँ को नया ट्विन ब्लेड कौशल दिखाया था, तो उसने सोचा कि वह चीजें कल्पना कर रही है। लेकिन जब एरोल ने उसे बताया कि वह कोई भी कौशल दोहराने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है, वह अत्यधिक खुश होती है और उसे तलवार राजकुमारी वर्ग द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी कौशल सिखाने का वादा करती है। वर्तमान में उसे चालक द्वारा जगाया जाता है, जो उसे बताता है कि वे ब्रेस्टिया तलवारों की भूमि पर पहुंच गए हैं। एरोल गाड़ी से उतरता है और देखता है कि शहर के केंद्र में लोग तलवारें अपनी कमर पर बांधे हुए हैं। एरोल चालक की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह एक उन्नत स्तर का तलवारबाज है। शुरुआत में चालक दावा करता है कि वह सिर्फ एक गाड़ी चालक है, लेकिन एरोल जानता है कि केवल अच्छे तलवारबाज ही उस चाल को पहचान सकते हैं जो वह मौके पर कर रहा था। गाड़ी का चालक स्वीकार करता है कि वह पवित्र नाइट के वर्ग से है, जो एक काफी अच्छा वर्ग है, लेकिन उसे लड़ाई से ऊब हो जाती है, इसलिए वह कभी कभी आराम करना पसंद करता है, जबकि वह एक सामान्य चालक होने का नाटक करता है। पवित्र नाइट को एहसास होता है कि यह शायद एरोल का शहर में पहला बार है और उसे बताता है कि उसे पहले अपने लिए एक गिल्ड ढूंढनी होगी, क्योंकि बिना गिल्ड के वह किसी भी टूर्नामेंट में लड़ नहीं सकेगा और इस शहर में लड़ाई करना और टूर्नामेंट जीतना तलवारबाजों के मूल्य को साबित करने और पैसे कमाने का मुख्य तरीका है। एरोल जवाब देता है कि उसे पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन वह इस जगह के सबसे मजबूत तलवारबाजों से लड़ना चाहता है। चालक उसे जहरीले कॉर्पोरेट गिल्डों से सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे आपकी आत्मा को चूस सकते हैं और यह अच्छा नहीं है। इसके साथ चालक वापस मुड़ता है और चला जाता है, जबकि एरोल शहर में जाता है। सभी विभिन्न लोगों को देखता है जो अपने गिल्डों की घोषणा कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं और तलवारबाज बेहतर गिल्डों के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए लाइन में खड़े हैं। रास्ते में वह एक सुनहरे बालों वाली लड़की से टकरा जाता है, जो तुरंत उसके साथ लिपट जाती है। उसे बताती है कि वह एक प्रसिद्ध गिल्ड की सदस्य है और चाहती है कि वह उनके साथ शामिल हो। एरोल तुरंत उसके प्रति सतर्क हो जाता है, क्योंकि वह बहुत देप्पेराते लगती है, इसलिए वह मना कर देता है। हालांकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ती और बार बार उसे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए परेशान करती है, लेकिन एरोल एक सिंप नहीं है और मना करता रहता है। वह उससे पूछता है कि यहाँ का सबसे मजबूत गिल्ड कौन सा है, और रेलुक्तांतली जवाब देती है कि शैडोब्लेड गिल्ड अभी सबसे मजबूत है, क्योंकि इसमें 8 वर्ग तलवारबाज हैं। वह उससे दिशा पूछता है और तुरंत गिल्ड की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे गार्ड द्वारा रोका जाता है, जो उसे परीक्षण के लिए रिसेप्शन की ओर निर्देशित करता है। रिसेप्शन में उसे उभरते हुए तलवारबाजों की एक बड़ी लाइन मिलती है, जो प्रसिद्ध गिल्ड में प्रवेश पाने के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है, जो एरोल को भी उत्साहित करता है, जो सोचता है कि उसे किस तरह के अद्भुत लोगों से लड़ना होगा। लेकिन जब उसकी पंजीकरण का मौका आता है, रिसेप्शनिस्ट उस पर हंसती है कि वह एक वर्गहीन लूजर है, यह दावा करते हुए कि केवल उन्नत तलवारबाज वर्ग के लोग गिल्ड परीक्षणों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एरोल दावा करता कि वह निश्चित है कि वह उनके परीक्षण को पास कर सकता है, लेकिन इससे दुखी होकर वह जाने का निर्णय लेता है जब वह 3 ए रैंक के तलवारबाजों को देखता है, जो हॉल में प्रवेश करते हैं, जिन्हें तुरंत सेलिब्रिटीज की तरह व्यवहार किया जाता है। हालांकि उसे नाटक की ज्यादा परवाह नहीं है और तुरंत अन्य गिल्डों की ओर मुड़ता है, लेकिन एक एक करके उसे सभी से यह कहते हुए अस्वीकृत किया जाता है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है। थका हुआ वह फिर से शहर में लौटता है, अपनी माँ द्वारा दिए गए पत्र को निकालता है और उसे बताया गया था कि वह उसकी पुरानी गिल्ड को ढूंढे, क्योंकि वे निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। वह सोचता है कि क्या उसकी माँ जानती थी कि उसे इतनी परेशानी होगी, लेकिन वह फिर भी आभारी है। हालांकि वह पत्र को पढ़ने से पहले ही सुनहरे बालों वाली लड़की फिर से उसके साथ लिपट जाती है, कहते हुए कि वे अभी भी उसे लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन एरोल फिर से मना कर देता है। वह सचमुच उससे गिल्ड में शामिल होने के लिए भीख मांगने लगती है, उसे यह करते हुए चैरिटी के रूप में करने के लिए कहती है और एक सुंदर गिल्ड हाउस की ओर इशारा करती है, यह दावा करते हुए। यह एरोल को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि उनका गिल्ड, जिसे ड्रैगन फॉन्ग के नाम से जाना जाता है, देश में बहुत लंबे समय तक सबसे अच्छा था, लेकिन हाल ही में यह बर्बाद हो गया है और वर्तमान में वे सबसे कमजोर हैं, लेकिन वह इसे अपनी पूर्व महिमा में वापस लाना चाहती है। ड्रैगन फॉन्ग का नाम अचानक उसके दिमाग में गूंजता है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी मां ने उसे अपनी गिल्ड के नेता के बारे में बताया था, जो एक दोहरी तलवारबाज था, जिसने अपनी विशेष चाल के बाद गिल्ड का नाम ड्रैगन फॉन्ग रखा।
वह जल्दी से पत्र निकालता है ताकि नाम देख सके, और वास्तव में यह वही गिल्ड है जिसके बारे में उसकी माँ बात कर रही थी। वह उसके साथ अंदर जाने का निर्णय लेता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही वे कमरे में प्रवेश करते हैं, वह एक बूढ़े शराबी आदमी को सोफे पर केवल एक हाथ के साथ पाता है। आदमी एरोल से कहता है कि वह कहीं और जाए क्योंकि यह गिल्ड बर्बाद हो चुका है, और चला जाता है। जबकि लड़की उसे बताती है कि वह उसका पिता है जो शहर का दूसरा सबसे अच्छा तलवारबाज था, लेकिन अपने हाथ को खोने के बाद वह कभी भी वही नहीं रहा। हालांकि एरोल उसे आश्चर्यचकित करता है यह कहकर कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है। यह लड़की को वास्तव में खुश करता है और वह जल्दी से एक समझौता तैयार करती है, जिसे एरोल भरता है और उसे वापस सौंपता है। वह इसे पढ़ती है और पूछती है कि उसने वर्ग कॉलम को क्यों खाली छोड़ा। तभी एरोल जवाब देता है कि इसका कारण यह है कि उसके पास कोई वर्ग नहीं है। लड़की गुस्से में आ जाती है और एक तलवार निकालती है, यह दावा करते हुए कि उसने सोचा कि वह एक उन्नत वर्ग का तलवारबाज हो सकता है क्योंकि वह इतना कठिन था। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, दरवाजा खुलता है और एक लाल बालों वाली सुंदरता जिसका नाम रे है, कमरे में प्रवेश करती। लड़की तुरंत उसकी ओर दौड़ती है, रोते हुए कि यह वर्गहीन बेवकूफ उसे गिल्ड में शामिल होने के लिए धोखा दिया। यह रे का तुरंत ध्यान आकर्षित करता है और वह एरोल की ओर देखती है, यह दावा करते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे यहाँ देखेगी। एरोल भ्रमित होता है और पूछता है कि वह उसे कैसे जानती है, और रे आश्चर्यचकित होती है, यह दावा करते हुए कि वे एक ही गांव से हैं और एक साथ प्रशिक्षण लिया। यह अभी भी उसे याद नहीं आता, लेकिन अंततः उसे एहसास होता है कि वह लाल बालों वाला लड़का जिसे उसने पहले कई बार लड़ा था, वास्तव में लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। लड़की इस कहानी के बारे में भी जानती है और रे से पूछती है कि क्या यह वही वर्गहीन लड़का है जिसने उसे जब वह छोटी थी हराया था, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि यह कहानी एक मिथक थी। हालांकि रे अभी भी उस हार पर अड़ी हुई है और तुरंत एरोल को एक मैच के लिए चुनौती देती है। लड़ाई शुरू होती है और रे तुरंत ट्विन स्लैश अटैक का उपयोग करती है, जिसे एरोल सोचता है कि वह काउंटर कर सकता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है रे के स्लैश उसके अपने को पार करते हैं और उसे सीधे छाती में लगते हैं। यह उसे भ्रमित करता है, लेकिन रे यह प्रकट करती है कि उसके पास पावर तलवारबाज वर्ग है। यही कारण है कि वह एक सामान्य तलवार से 5 गुना भारी तलवार का उपयोग कर सकती है, जिसका मतलब है कि उसके प्रत्येक तलवार के प्रहार में 5 गुना शक्ति है। एरोल इस तथ्य से प्रभावित होता है कि उसने अभी भी अपनी गति बनाए रखी है, भले ही एक भारी तलवार का उपयोग करने के बाद, लेकिन वह गति उसकी अपनी गति के सामने कुछ नहीं है। अगली बार जब वह हमला करती है, वह अपने पीछे एक छवि बनाता है जो रे को विचलित करता है, जबकि वह उसके पीछे प्रकट होता है और उसे पीठ में मारता है। रे भ्रमित होती है और फिर से कोशिश करती है, लेकिन परिणाम वही होता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि एरोल एक तकनीक का उपयोग कर रहा है जो केवल सबसे उन्नत स्तर के तलवारबाज द्वारा उपयोग की जाती है, जबकि एरोल यह महसूस करता है कि वह उसके सामान्य हमलों से गिराने के लिए बहुत मजबूत है। रे भी इसे जानती है और अपनी भारी प्रहारों के साथ लड़ाई समाप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल अपनी मां की विशेष काउंटर का उपयोग करता है जो रे को उसके घुटनों पर लाती है और लड़ाई बस ऐसे ही खत्म हो जाती है। इसके साथ लड़की का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और वह उसे फिर से अपने गिल्ड में स्वागत करती है और बताती है कि उनका गिल्ड अभी भारी कर्ज में है। कर्ज से बाहर निकलने के लिए उन्हें टूर्नामेंट में भाग लेना होगा और अन्य गिल्डों के खिलाफ 3 व्यक्ति समूह के रूप में लड़ना होगा, जिनके पास एक टीम में सभी 5 सदस्य होंगे। हालांकि एरोल मजबूत विरोधियों के खिलाफ लड़ने की संभावना से उत्साहित है और अपने कौशल को और अधिक निखारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। अगले सुबह एरोल अपने नए बिस्तर में अपने कमरे में जागता है जो अब उसका है। उसे यह याद करने में थोड़ा समय लगता है कि यहाँ आने के बाद क्या हुआ है। अब वह उसी प्रसिद्ध गिल्ड का हिस्सा है जिसमें उसकी माँ भी काम करती थी, जो उसके लिए एक बड़ी बात है। इसलिए वह तय करता है कि वह उसे निराश नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से महान बनाएगा। वह ताज़ा होता है और लिविंग रूम में चलता है, जहां लड़की और रे दोनों पहले से ही उठ चुके हैं, अगली टूर्नामेंट के बारे में आग के पास बातचीत कर रहे हैं। लड़की तुरंत एरोल को बातचीत में खींच लेती है, यह दावा करते हुए कि टूर्नामेंट अगले सप्ताह शुरू होने वाला है और चूंकि अब उनके पास 2 के बजाय 3 सदस्य हैं, वे भी टूर्नामेंट में भाग लेने के योग्य हैं। वह एरोल को बताती है कि यह बहुत कठिन होने वाला है क्योंकि यह एक एलिमिनेशन शैली का टूर्नामेंट होगा जिसमें एक एक मुकाबले होंगे, लेकिन हर गिल्ड के पास शायद 5 सदस्य होंगे, जो उन्हें एक बड़ा नुकसान में डाल देगा। इसलिए उन्हें देखना है कि वे प्रत्येक से अधिक एक प्रतिकूल को हराएं।